तो शुरू करते हैं। 11 जनवरी 1982 मुंबई शहर की सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर रोज होती है। वही लोकल ट्रेन, ऑफिस जाने के लिए भागते हुए लोग और सड़क पर दौड़ती काली पीली टैक्सी। लेकिन फिर दोपहर आते आते इस दौड़ते भागते शहर की सांसें अचानक अटक गई। वडाला से एक खबर आई। खबर थी कि पुलिस ने दिन दहाड़े एक गैंगस्टर को गोलियों से छलनी कर दिया। उस गैंगस्टर को जिसने उस वक्त के सबसे खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम की आंखों में आंख डालकर सीधा चैलेंज किया था। और यहीं से मुंबई में उस ब्लडीएस्ट गैंग वॉर की शुरुआत हुई जिसने खून खराबे को इस शहर का डेली रूटीन बना दिया। मन्या कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था। वो एक एजुकेटेड कॉलेज जाने वाला सीधा सादा लड़का था। लेकिन कहते हैं ना, जब सिस्टम और किस्मत दोनों आपके खिलाफ हो जाएं, तो इंसान ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से कोई यू टर्न नहीं होता। पूरे अंडरवर्ल्ड में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि एक ऐसा डेयरिंग गैंगस्टर मार्केट में आया है जो सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से खेलता था। वो ऐसे मास्टर प्लान बनाता है कि पुलिस खुद उसकी बिछाई बिसात में उलझ जाती थी। मन्या की जर्नी जितनी इंटरेस्टिंग थी उतना ही शॉकिंग था उसका अंत, क्योंकि मुंबई के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब किसी गैंगस्टर को रोकने के लिए पुलिस को एनकाउंटर का रास्ता चुनना पड़ा। और तरीका ऐसा अपनाया कि आप आजकल की बेवफाई भूल जाएंगे। पर सवाल यह है कि आखिर एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के ने बंदूक क्यों उठाई? दाऊद इब्राहिम से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसने पूरे शहर को जंग का मैदान बना दिया? और ऐसा क्या हो गया था कि पुलिस के पास उसका एनकाउंटर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा? हेलो, मैं हूं पंचम प्रकाश और शुरू करते हैं कहानी आज की। दाऊद मन्या सुरभि वगैरह से डरते थे? Gang war was out in the open. It became as bloody as nothing seen. एक बार तो ये मारने ही पहुंच गया था दाऊद को, तो बच गया फॉर्चुनेटली। ये कहानी उस पहले पुलिस एनकाउंटर की है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 से। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रनपड़ गांव में मनोहर अर्जुन सुर्वे का जन्म हुआ, जिसे आज दुनिया मन्या सुर्वे के नाम से जानती है। मन्या जब बहुत छोटा था तभी उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे एक नया परिवार मिला और एक बड़ा भाई भार्गव सुर्वे। दोनों सौतेले थे, लेकिन उनके बीच का बॉन्ड सगे भाइयों से भी बढ़कर था। 1952 में बेहतर जिंदगी की उम्मीद में परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और एल्फिस्टन रोड की एक चौल में रहने लगे। सौतेले पिता मिल में मामूली सा काम करते थे और इस वजह से घर जो है वो काफी तंगी में चलता था। गरीबी की ये जिंदगी बड़े भाई भार्गव को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उससे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना था। जल्दी कमाने के चक्कर में वो क्राइम की दुनिया में एंट्री ले लेता है और यहीं से मन्या की जिंदगी में असली मुसीबत शुरू होती है। ये जो बड़ा भाई है ना भार्गव, ये क्राइम की दुनिया में घुसते ही एकदम माहौल बना देता है, फुल ऑन भाईगिरी। दादर में तो सब उसे भार्गव दादा कहने लगे, लेकिन मन्या की दुनिया जो है उससे बिल्कुल रिवर्स चल रही थी। नो गुंडागर्दी, ओनली स्टडी। अच्छे मार्क्स के साथ वो 12वीं पास करता है और कॉलेज पहुंच जाता है, जहां अपने स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और शानदार इंग्लिश बोलने के लिए काफी पॉपुलर था। अगर सब नॉर्मल रहता तो मनोहर शायद कभी मन्या सुर्वे नहीं बनता, वो कोई रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा होता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भार्गव दादा के गुंडागर्दी का बिल बार बार मन्या पर फटने लगा। भार्गव जो है वो क्राइम करके फरार हो जाता था और पुलिस मन्या को उठा कर ले जाती थी क्योंकि वो उसका भाई था। बिना किसी जुर्म के उसे कई बार पीटा गया, जिससे उसके अंदर पुलिस और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा जो है ना वो उबलने लगा। इसी दौरान बड़े भाई के पहचान के जरिए ही वो लोकल गैंगस्टर सोमेश देसाई से भी मिला। अभी वो क्राइम की दुनिया में आया नहीं था, बस उठना बैठना शुरू हो गया था ये जो निगेटिव एलिमेंट थे ना उनके साथ। पर 1969 में किस्मत ने ऐसा जाल बुना जिससे बचना मन्या के लिए नामुमकिन था। भार्गव और उसके गुंडे दोस्तों ने रैंसम ना मिलने पर हॉकी स्टिक से पीट पीट कर बिजनेसमैन डांडेकर की हत्या कर दी। अब मर्डर तो भार्गव ने किया था, लेकिन पुलिस ने 25 साल के मन्या को भी अरेस्ट कर लिया।
कोर्ट ने तीनों को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई और मन्या को पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक बेकसूर लड़का जिसने किताबें पढ़ी थी, सपने देखे थे, उसे सिस्टम ने उठाकर खूंखार मुजरिमों के बीच फेंक दिया। यहीं से मनोहर का मन्या बनने का सफर शुरू हुआ। अब वो किताबों से नहीं बल्कि जेल की दीवारों से सबक ले रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर सिस्टम ने उसे अपराधी बना ही दिया है तो अब वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। जेल के अंदर उसने कई डेंजरस क्रिमिनल से कांटेक्ट बनाए, जिनमें से एक था शेख मुनीर, जो आगे चलकर उसका दाहिना हाथ बनने वाला था। अंडरवर्ल्ड में कहते हैं ना, राइट हैंड है मेरा, वही। अब देखो, यहां मैं एक चीज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। आमतौर पर हमारे यहाँ पुलिस का नाम सुनते ही भरोसे से पहले डर पैदा हो जाता है कि भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए। और जहां तक जेल की बात है तो वहां जाकर ज्यादातर लोग सुधरते नहीं बल्कि और बड़े क्रिमिनल बनकर बाहर निकलते हैं। अगर कोई गलती से चाकू मारकर अंदर जाता है ना तो बाहर वो गोली चलाने का जज्बा लेकर आता है। मन्या के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। मन्या का मिजाज इतना गर्म था कि जेल में कई दुश्मन बन गए। गैंगस्टर सुहास उर्फ पोतिया भाई से हुए भयंकर झगड़े के बाद जेल अथॉरिटी ने उसे यरवदा से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया। रत्नागिरी जेल में मन्या का माइंडसेट बदल चुका था। वो खाली वक्त में क्राइम नॉवेल्स पढ़ता और अपनी अलग दुनिया प्लान करता। 14 साल की सजा में 5 साल बाकी थे, लेकिन वो अब सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहता था। नवंबर 1979 तक उसने बाहर निकलने का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसके बारे में पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यहीं पर आपको मन्या का असली इंटेलिजेंस भी दिखेगा। कोई आम गुंडा होता तो वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश करता, लेकिन मन्या ने बिल्कुल नॉवेल के स्टाइल में अपना एस्केप प्लॉट किया। उसने रत्नागिरी जेल की खराब फैसिलिटीज के खिलाफ आवाज उठाई। एक लंबी हंगर स्ट्राइक पर वो बैठ गया। कई दिनों तक तो कुछ नहीं खाया। तेजी से उसका वजन जो है वो गिरने लगा। उसकी हालत देखकर जेल प्रशासन जो है बिल्कुल घबरा गए और उसे लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हॉस्पिटल में मन्या कुछ दिन शांति से रहा। पुलिस को लगने लगा कि मामला अब कंट्रोल में है, लेकिन असली खेल 24 नवंबर 1979 की रात को हुआ। मन्या के दोस्त शेख मुनीर और बाजिया पाटिल हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस कर्मियों की आंख में उन्होंने पाउडर फेंका और मन्या को वहां से लेकर फरार हो गए। इतनी टाइट सिक्योरिटी से निकलकर भागना किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था उस समय। अब मन्या आजाद था और मुंबई की सड़कों पर उतर चुका था। उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 3 बड़े नाम राज करते थे: हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला। हाजी मस्तान स्मगलिंग और मूवी में फाइनेंसिंग का बेताज बादशाह था। वरदराजन साउथ मुंबई में ट्रांसपोर्ट और लीकर रैकेट चलाता था और करीम लाला की पठान गैंग का वेस्टर्न मुंबई पर पूरा कंट्रोल था। मन्या चाहता था कि वो इस ताकतवर तिगड़ी का हिस्सा बने और उन्हीं के साथ वो काम करे। लेकिन जब मन्या ने अप्रोच किया उन्हें तो उन तीनों में से किसी ने उसे घास तक नहीं डाला। बस यही वो मोमेंट था जिसने मन्या की ईगो को हर्ट कर दिया। उसने कसम खाई कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा और ऐसी दहशत फैलाएगा कि ये तीनों डॉन खुद उसे बुलाएंगे और तब मन्या कहेगा, डोंट ट्रिगर माई ईगो। पर मन्या ये भी जानता था कि बिना पॉलिटिकल बैकिंग और बिना किसी बड़े गॉडफादर के मुंबई में टिकना आसान नहीं है। इसके लिए उसे सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसने तुरंत बाजिया पाटिल और शेख मुनीर के साथ मिलकर अपना गैंग तैयार किया। मन्या के स्टाइल और प्लानिंग से अट्रैक्ट होकर रहमान, उदय सेट्टी और सदाशिव पाटिल जैसे कई छोटे छोटे गैंगस्टर उसके साथ जुड़ गए। जेल से भागने के 4 महीने बाद 5 अप्रैल 1980 को उसने गन पॉइंट पर एक एम्बेसडर कार को लूट लिया, जो उसके अपराधों का जरिया बनी। वो सरेआम लूटपाट और हमले करने लगा। मन्या ने गैंग के लिए सख्त कोड ऑफ लॉयल्टी बनाया। वो खुद हर अपराध का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। उसने सीखा था कि अगर प्लानिंग परफेक्ट है तो एग्जीक्यूशन फेल नहीं होगा। वो रेकी इतनी सॉलिड करता था कि पुलिस से बचने के लिए हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहता था। और इस बात का सबूत जेम्स हेडली चेस की नोवेल से इंस्पायर्ड एक रॉबरी थी।
मन्या ने नोवेल की तरह ही माहिम में कार की चोरी की, गोवंदी से 1,26,000 की लूट की और फरार हो गया। बाद में गाड़ी उसी लावारिस हालत में मिली जैसा किताब में लिखा था। यहां तक कि पुलिस भी इस प्रेसिजन को देखकर हैरान थी कि भाई इतना सेम कैसे कर लिया उसने। लूटपाट से पैसा कमाने के बाद मन्या अब सीधे पुलिस से भी पंगा लेना शुरू कर देता है। 1969 में उसे गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर एएस दाभोलकर को वो जान से मार देने की धमकियां देने लगा। दाभोलकर इतने डरे कि उन्होंने शहर ही छोड़ दिया और यहां तक कि अपना हुलिया भी बदल लिया ताकि मन्या उसे पहचान ना ले। देखते ही देखते मन्या का नेटवर्क इतना फैल गया कि उसके गैंग में डिपार्टमेंट बढ़ गए। रहमान ग्राउंड लॉजिस्टिक के लिए, उदय शेट्टी ऑपरेशंस और सदाशिव पाटिल ट्रेनिंग संभालने लगा और शेख मुनीर उसका मेन एडवाइजर बन गया। उसकी गैंग अब बड़े सिंडिकेट को टक्कर देने के लिए तैयार थी। पैसे के लिए मन्या ने नारकोटिक्स में भी एंट्री मारी। पुलिस उसकी हर एक्टिविटीज जानती थी। कई बार उसके ठिकाने पर रेड भी हुई, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही हवा हो जाता था। ऐसे में मीडिया ने उसे द एजुकेटेड डॉन का टैग दे दिया। उसकी अंग्रेजी और इंटेलिजेंस उसे दूसरों से अलग बनाती थी। पुलिस उसे क्रिमिनल मानती थी, लेकिन जनता का एक हिस्सा उसे सिस्टम का शिकार समझता था, जिसे बिना जुर्म सालों जेल में रहना पड़ा। पर कहानी में सबसे बड़ा भूचाल आना अभी तो बाकी था। जैसे जैसे मन्या का नाम बढ़ा ना, उसकी दुश्मनियां भी बढ़ी। इसी वक्त दाऊद इब्राहिम भी तेजी से ऊपर उठ रहा था। दाऊद तब कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। लोग उसे मुच्छर कह के भी चिढ़ाते थे, उसके अपने गैंग के लोग भी। दाऊद और मन्या दोनों उस समय यंग थे, एम्बिशियस थे और दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता था, लेकिन दोनों के गोल जो थे ना वो अलग थे। दाऊद हाजी मस्तान की तरह स्मगलिंग और बिजनेस के जरिए ग्लोबल लेवल पर जाना चाहता था, जबकि मन्या को मुंबई की सड़कों पर बेताज बादशाह बनना था। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में एक और खेल चल रहा था। करीम लाला की पठान गैंग अब आलमजेब और अमीर जादा जैसे लड़कों के हाथ में थी। दाऊद का बढ़ता धंधा पठानों को अखर रहा था। दाऊद की वजह से शहर में उनकी साख कम हो रही थी, जिससे गैंग वॉर की नौबत आ गई। हाजी मस्तान इस टेंशन से बहुत परेशान था, क्योंकि लड़ाई की वजह से धंधा चौपट हो रहा था। मस्तान ने लेडी डॉन जैनाबाई की मदद से सुलह करवाई। तय हुआ कि अब कोई किसी के धंधे में दखल नहीं देगा, आपस में मार पीट करके कटना बटना नहीं है। इस मीटिंग के बारे में आपने पिछले कहानी में भी सुना था और आगे भी कई कहानी में सुनेंगे जो भी अंडरवर्ल्ड और दाऊद से जुड़ा होगा, क्योंकि इस मीटिंग ने पूरे अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदल दी थी। खैर, इस वाले कहानी में फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लेकिन पठान गैंग जो था ना, वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इस मीटिंग के बाद भी उन्हें दाऊद का बढ़ता हुआ कद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो किसी भी कीमत पर दाऊद को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो मस्तान और जैनाबाई के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में पठान गैंग के आलमजेब का दिमाग चला। उसे याद आया मन्या सुरवे का, वो मन्या जिसे बड़े डॉन्स ने रिजेक्ट कर दिया था। मन्या की दाऊद से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि दाऊद पर हाथ डालने से उसका नाम हो जाएगा। पठान और मन्या ने हाथ मिला लिया और फिक्स हुआ दाऊद को सबक सिखाना। लेकिन उनका टारगेट दाऊद खुद नहीं था। दाऊद की डी कंपनी को खड़ा करने में उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था। दाऊद जो है ना, वो अपने बड़े भाई को बाप की तरह मानता था, लेकिन खुद शबीर जो है वो थोड़ा लापरवाह था। इतने दुश्मनों के बावजूद भी वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अकेला निकल जाता था, वो भी तब जब घर में उसकी बीवी उसका इंतजार करती थी। मन्या ने पूरी प्लानिंग कर ली और सही वक्त का इंतजार करने लगा। 12 फरवरी 1981 की रात शबीर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा के साथ निकला। मन्या अपनी गैंग के साथ फूलों से सजी कार लेकर उनके पीछे लग गया, ताकि शबीर को शक ना हो। उन्हें लगे कि कोई न्यूली वेड कपल जो है वो उनके पीछे जा रहा है। अब मन्या का दिमाग देखिए, वो कोई भी क्राइम यूं ही नहीं करता था कि सड़क पर उठकर चल गया और मार दिया किसी को। उसके हर कांड के पीछे एक प्लानिंग होती थी जो आपको देखकर ही फिल्मी लगे, और ये भी वैसा ही था। रात के अंधेरे में शबीर ने पेट्रोल भरने के लिए अपनी कार प्रभा देवी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी और दंदनाते हुए सीधे पेट्रोल पंप पर वो चल गया, और यहीं पर उसका खेल भी खत्म हो गया। जब ये खबर दाऊद तक पहुंची तो वो सन्न रह गया। वो पूरी रात भाई की लाश के पास बैठकर रोता रहा, लेकिन आंसू के साथ उसने एक कसम खा ली थी,
जिसने भी ये किया है वो उसे मिट्टी में मिला देगा। लेकिन दाऊद समझ नहीं पा रहा था कि मन्या ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी तो पर्सनल कोई दुश्मनी थी नहीं, फिर उसने ऐसा क्यों किया। एक तरह से मन्या ने ना सबीर का मर्डर करके अंडरवर्ल्ड का एक अलिखित नियम तोड़ दिया जो अब तक किसी ने नहीं तोड़ा था, कि इस तरह से सीधे परिवार वाले को टारगेट पर लाना, वो भी शांति समझौता हो जाने के बाद। इसी मर्डर के बाद मुंबई में उस खौफनाक गैंग वॉर की नींव पड़ी, जिसके बाद गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दाऊद ने ठान लिया था कि मन्या को मारना है, लेकिन वो ये भी जानता था कि मन्या से डायरेक्ट पंगा लेना मतलब अपनी ही जान को जोखिम में डालना है। इसलिए दाऊद ने सीधे पंगा लेने के बजाय पुलिस से हाथ मिला लिया। कहते हैं ऐसा ही है। उसने तय किया कि मन्या को पुलिस के हाथों ही मरवाएगा और उसकी मुखबिरी शुरू कर दी। उधर मुंबई पुलिस पर पहले से ही बहुत प्रेशर था, ऊपर से सबीर का मर्डर पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इधर दाऊद की इंफॉर्मेशन का असर भी दिखने लगा। 22 जून 1981 को मन्या का राइट हैंड शेख मुनीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कुछ ही दिनों में गैंग के बाकी लोग भी पकड़े गए, लेकिन मन्या बचकर निकल जाता था। आगे 9 नवंबर 1981 को भिवंडी के सेफ हाउस पर रेड हुई, पर मन्या पहले ही फरार हो गया। अब पुलिस को समझ आ गया था कि मन्या को पकड़ना नॉर्मल फोर्स के बस की बात नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा टाम्बट और वाईडी वीडे की स्पेशल टीम बनाई गई, जो दिन रात मन्या का सुराग ढूंढने लगी। मन्या अकेला ही पूरी फौज के बराबर था। मन्या हमेशा हथियारों से लैस रहता था। कहते हैं उसके पास हमेशा एक झोला होता था, जिसमें वो बंदूक, खंजर और एसिड का बोतल तक वो रखता था। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन हर क्रिमिनल की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मन्या की कमजोरी थी उसकी गर्लफ्रेंड विद्या। मन्या सबसे छुपता रहा, लेकिन विद्या से मिलने जरूर जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। करीब 2 महीने की रात दिन की ट्रैकिंग के बाद 11 जनवरी 1982 को पुलिस को टिप मिली कि मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज बस स्टॉप पर विद्या से मिलने आने वाला है। कहते ये भी हैं कि पुलिस मन्या को ट्रैप करने के लिए विद्या को भी मैनिपुलेट करके अपने इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए अपना जाल बिछाया। 18 ऑफिसर वेश बदलकर आसपास फैल गए। कोई जींस टी शर्ट पहनकर स्टूडेंट बन गया, तो सीनियर ऑफिसर्स प्रोफेसर बनकर हाथ में मोटी किताबें लिए खड़े हो गए। इन किताबों के अंदर उनकी लोडेड गन्स छुपी हुई थी। दोपहर 1:30 पर सभी की निगाहें सड़क पर थी। करीब 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से मन्या सुरभे बाहर निकला, लेकिन उसका दिमाग इतना शार्प था कि आसपास का माहौल देखते ही उसे कुछ ही सेकंड्स में समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक ट्रैप में फंस चुका है। उसने तुरंत अपनी जेब में रखी बेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, इसाक बागवान और राजा टामट ने फायरिंग कर दी। 5 गोलियां मन्या के सीने में लगी और वो गिर पड़ा। मन्या को तुरंत एक एम्बुलेंस में डालकर सायन हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। हॉस्पिटल लगभग 4-5 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन पुलिस को वहां पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा लग गया और मन्या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। बाद में आरोप लगे कि पुलिस जानबूझकर एम्बुलेंस घुमाती रही ताकि मन्या बच ना सके, उसकी मौत हो जाए। मन्या सुरभे की मौत ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। यह मुंबई पुलिस के इतिहास का पहला ऑफिशियल एनकाउंटर था। पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई क्योंकि मन्या ने उन पर बंदूक तान दी थी, लेकिन मीडिया में इसे एक सोची समझी साजिश कहा गया ताकि पुलिस अपनी एनकाउंटर स्क्वाड को स्टेब्लिश कर सके। सच जो भी हो, लेकिन मन्या के इस एनकाउंटर ने मुंबई पुलिस को एक नया हथियार दे दिया था। इस घटना ने मुंबई में एनकाउंटर कल्चर की शुरुआत की। 1982 से 2004 के बीच पुलिस ने 622 अपराधियों को ढेर किया। मन्या सुरभे तो मारा गया, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। उसके इंटेलिजेंस और उसके डेयरिंग एस्केप पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनी।
1990 में आई अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान का जो किरदार है वो भी कहते हैं कि मन्या सुरभि से ही इंस्पायर्ड था। साल 2013 में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने शूट आउट एट वाडला बनाई, जिसमें जॉन अब्राहम ने मन्या का रोल किया और ये काफी आइकॉनिक फिल्म है जिसे आज भी लोग याद करते हैं मन्या सुरभि के नाम से। लेकिन आपको पता है इस कहानी का ना एक और खौफनाक चैप्टर है। जब शबीर का मर्डर होता है ना पेट्रोल पंप पर, इसके बाद ना ये पठान लोग जो है ना भागते नहीं हैं, इसके बाद वो सीधे दाऊद के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर दाऊद के घर पर हमला करते हैं। वो ये कहानी बहुत कम लोग बताएंगे फिल्म में, हालांकि इसका एक झलक दिखाया गया था और उस पर्टिकुलर कहानी को मैं कहता हूँ शूट आउट एट मुसाफिर खाना। इस वक्त दाऊद को पता नहीं था कि उसके भाई पर हमला हो चुका है और उसके ठीक बाद उस पर हमला हो रहा है। अगर उसे पता होता तो वो कहानी ही दूसरी होती उस शूट आउट की, क्योंकि दाऊद को पता नहीं होता और इस वजह से दाऊद उन्हें छोड़ देते हैं। और ये पूरी कहानी क्या है अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #SM, यानी कि शूट आउट एट मुसाफिर खाना। आज के सफर में बस इतना ही, और ऐसे ही अनसुलझी और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए अनटोल्ड पंचम के साथ। और अगर आप देखना चाहते हैं अंडरवर्ल्ड की एक और जबरदस्त कहानी तो यहाँ क्लिक कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको यही मिलूंगा।